नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौधरी। आज हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत के चौथे अध्याय मुगल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मध्यकाल में किसी भी शासक के द्वारा भारतीय महाद्वीप के ऊपर शासन करना बहुत कठिन कार्य था, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, धर्म के मानने वाले लोगों का निवास था और उन सभी को एक साथ संतुलित करते हुए शासन करना बहुत कठिन कार्य। केवल कुछ अवधियों को छोड़कर कोई भी राजा पूरे भारतीय महाद्वीप पर अपना शासन स्थापित नहीं करता, परंतु 17वीं शताब्दी में मुगल राजाओं ने इस कार्य को लगभग पूर्ण करने की कोशिश की, जिन्होंने उत्तर भारत से लेकर और दक्षिण भारत तक, काबुल और कंधार से बांग्लादेश तक संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। इस उपमहाद्वीप में भले ही कुछ क्षेत्रीय मनसबदारों ने और शक्तिशाली लोगों ने धीरे-धीरे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, परंतु फिर भी मुगल कालीन शासकों के द्वारा अपनाई गई नीति का उनके बाद आने वाले बहुत से राजाओं के द्वारा अनुसरण किया गया और उनके महत्वपूर्ण सुधारों और शासन पद्धतियों को अपनाया गया। इस अध्याय में हम मुगल कालीन शासन व्यवस्था और जनजीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। यह सिक्का है मुगल सम्राट अकबर के समय का, जिसमें मुगल सम्राट अकबर का चित्र बना हुआ है और कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। आपकी पुस्तक में दिल्ली के लाल किले का एक चित्र बना है, जिसमें दिल्ली के लाल किले की प्राचीर दिखाई गई है और यह वह प्राचीर है जिस पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करते हैं और देश को संबोधित करते हैं। तो इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। मुगल कौन थे? मुगल अपने आप को दो शासकों के वंशज मानते थे, जिनमें से माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खां और पिता की ओर से तुर्की के शासक तैमूर को अपना वंशज मानते थे। परंतु मुगल तैमूर को अपना वंशज मानने पर गर्व महसूस करते थे, क्योंकि उन्होंने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। पुस्तक में दिए गए चित्र में भी यही प्रदर्शित किया गया है कि मुगलों ने अपने आप को तैमूर का वंशज कहने में गौरव महसूस किया। मुगल सैनिक अभियान, इस चित्र के द्वारा हमें यह ज्ञात होता है कि मुगलों के पास पैदल सवार, हाथी पर लड़ने वाले योद्धा और घुड़सवार सैनिक भी थे। प्रथम मुगल शासक बाबर ने 1494 में फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था और उस समय वो 12 वर्ष की। कई वर्षों तक भटकने के बाद 1504 में काबुल पर उन्होंने कब्जा किया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर दिल्ली और आगरे पर कब्जा किया। मुगलों के सैनिक अभियानों में तोप अर्थात बारूदों का भी विशेष महत्व था। मुगल सम्राट प्रमुख अभियान और घटनाएं, इसमें सबसे पहले बाबर ने 1526 से 1530 के बीच शासन किया। 1526 में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और उसके अफगान समर्थकों को हराया। 1527 में खानवा में राणा सांगा और राजपूत राजा और उसके समर्थकों को हराया और 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया और इस प्रकार उन्होंने मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। उनके पुत्र हुमायूं, जिन्होंने 1530 से 1540 और 1555 से 1556 दो शासनकाल में भारत पर शासन किया। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया और अपने भाइयों को शासन बांट दिया। उनके भाई मिर्जा कामरान ने उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और शेर खां ने 2 बार हुमायूं को हराया, 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में। उसके बाद हुमायूं ईरान भाग गया और फिर ईरान से 1555 में वह दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में कामयाब हुआ और 1 साल के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। तब तक वह दिल्ली का शासक बना रहा। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी तक, अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर 13 वर्ष का था। 13 वर्ष की अल्प आयु में ही अकबर को सम्राट बना दिया गया और 1556 से 1570 के मध्य अकबर अपने संरक्षक बैरम खां के संरक्षण में रहा। उसके बाद 1570 से 1585 के मध्य गुजरात और बिहार, बंगाल और उड़ीसा का अभियान चलाकर इन्होंने इनको जीता। 1595 से 1606 के मध्य अकबर के साम्राज्य का विस्तार बहुत तेजी के साथ हुआ। उन्होंने उत्तर पश्चिम के अभियान चलाए। कांधार और काबुल से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अकबर के शासन के अंतिम वर्षों में अकबर के लड़के सलीम ने विद्रोह कर दिया और जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से सम्राट बना। जहांगीर ने अकबर के सैनिक अभियानों को आगे बढ़ाया और उसने मेवाड़ के सिसोदिया, सिखों और अहमदाबाद के खिलाफ अभियान चलाए, जो पूर्णतः सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन काल के अंतिम समय में उसके पुत्र खुर्रम,
जो कि शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ, उसने विद्रोह कर दिया और सम्राट बन गया। शाहजहां 1627 से 1658 तक दिल्ली का सुल्तान रहा और उसने कई सैनिक अभियान चलाए जिनमें अफगान लोधियों का विरोध किया और उन्हें पराजित किया और अहमदनगर के विरुद्ध भी अभियान चला, बुंदेलों को हराया और उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान शुरू किया, जो कि असफल रहा। शाहजहां के पुत्रों के बीच में भी उत्तराधिकार को लेकर झगड़ा हो गया और उनके पुत्र औरंगजेब ने अपने सभी भाइयों को मारकर स्वयं सुल्तान बन गए और शाहजहां को उनकी शेष जिंदगी के लिए आगरा में कैद कर दिया गया। औरंगजेब 1658 से और 1707 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। 1663 में अहोमों को पराजित किया और उत्तर पश्चिम में यूसुफजई और सिखों के विरुद्ध अभियानों को अस्थायी सफलता मिली। मारवाड़ में राठौरों राजपूतों ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। इसका कारण था कि उनकी आंतरिक राजनीति और उत्तराधिकार के मसलों में मुगलों का हस्तक्षेप बढ़ गया। मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान प्रारंभ में सफल रहे, परंतु औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और उसके बाद वह मुगलों की कैद से भाग निकले। उन्होंने अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया और जीवन भर मुगलों के विरुद्ध अभियान चलाते रहे। औरंगजेब के शासन के अंतिम समय में औरंगजेब के पुत्र अकबर ने विद्रोह कर दिया, जिसे औरंगजेब ने दबा दिया। अकबर के विद्रोह के पश्चात औरंगजेब ने दक्षिण के शासकों के विरुद्ध सैनिक अभियान चलाए और बीजापुर तथा गोलकोंडा को मुगलों के राज्य में मिला लिया। औरंगजेब जीवन भर युद्ध करते रहे। अंत में उन्हें सिखों, जाटों और सतनामियों, उत्तर पूर्व में अहोमों और दक्षिण में मराठों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अकबर के शासनकाल में भारत में तो काबुल, कंधार और सिंध के बाद गुजरात, गोदावरी नदी के तटों तक, अहमदनगर तक और इस तरफ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक अकबर का साम्राज्य था। उसके बाद अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर को औरंगजेब ने जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला दिया। मुगल ज्येष्ठ पुत्र के अधिकार के नियम को नहीं मानते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र शासक बनता। इसके विपरीत वह उत्तराधिकार में शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में बराबर कर दिया जाता था। परंतु यह नियम मुगलों में कभी भी सफल नहीं रहा और हमेशा उत्तराधिकार के लिए तलवारें खींची गई और खून बहा गया। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध किस प्रकार? मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तब कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण है। कई राजपूत राजाओं ने मुगल घरानों में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए और कई राजपूतों ने इसका विरोध किया। जागीर की मां जयपुर की थी, कच्छवाड़ राजपूतों की पुत्री, और शाहजहां की मां जोधपुर की मारवाड़ राजपूतों की पुत्री। इससे पता चलता है कि उस समय के राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ रोटी बेटी का संबंध रखा। वहीं दूसरी ओर मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुगलों के साथ संघर्ष किया और उनकी सत्ता को स्वीकार नहीं किया। परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानित व्यवहार किया और उनकी जागीरें उनको वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल शासकों ने भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ाया। परंतु इस संतुलन को हमेशा बनाए रखना बहुत कठिन काम था और इसी असंतुलन के कारण औरंगजेब ने शिवाजी के साथ, जो कि समझौता करने के लिए आए थे, बुरा व्यवहार किया और अंततोगत्वा शिवाजी औरंगजेब के साथ जीवन भर युद्ध करते रहे। मनसबदार और जागीरदार, जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूह के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना प्रारंभ। पहले ज्यादातर सरदार तुर्की, ईरानी या मुसलमान या अफगान हुआ करते थे, परंतु बाद में राजपूतों को, मराठों को और अन्य समूहों को भी साम्राज्य के महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को मनसबदार कहा जाता। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए किया जाता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत प्राप्त या पद प्राप्त होता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद मिलता था, वेतन मिलता था और सैनिक दायित्व मिलते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या को देखकर किया जाता था। कोई सरदार किस जाति का है और उस जाति के कितने लोग निवास करते हैं, उसी के आधार पर उसको बड़ा या छोटा पद दिया जाता था।
इन मनसबदारों को अपने यहाँ पैदल सैनिक और घुड़सवार रखने होते थे और इनका पंजीकरण भी राजा के यहाँ करवाना होता था। इसी के बेस पर मनसबदारों को इन सैनिकों के लिए वेतन और धन प्राप्त होता था। मनसबदारों को वेतन के लिए क्षेत्र दिए जाते थे जिन क्षेत्रों से वह लगान के रूप में धन प्राप्त करते थे, जिन्हें जागीर कहते थे। मनसबदार उन जागीरों पर नहीं रहते थे जो सम्राट के द्वारा उन्हें दी जाती थी। वह किसी दूसरे क्षेत्र में कार्य करते थे और जिस क्षेत्र की मनसबदारी उनको दी जाती थी उसका राजस्व इकट्ठा करके उनको प्रदान किया जाता था। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया गया ताकि इनका राजस्व मनसबदारों के वेतन के बराबर हो और औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते स्थिति इससे बदल गई थी। जब्त और जमींदार मुगलों एवं उस समय के राजाओं की आमदनी का मुख्य स्रोत था किसानों की उपज से मिलने वाला लगान। अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण की मुखियाओं या स्थानीय सरकारों के माध्यम से राजस्व देते थे, टैक्स देते थे, लगान देते थे। समस्त मध्यस्थों के लिए मुगल एक ही शब्द का प्रयोग करते थे, जमींदार। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की काल अवधि में कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल का नकद के रूप में कर या टैक्स निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे या प्रदेश को राजस्व मंडलों में बांट दिया गया। हर फसल के लिए राजस्व की दर भी अलग अलग सूची बना दी गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहते थे। यह व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उसका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल में नहीं किया जा सका। कुछ क्षेत्रों के जागीर जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों के द्वारा यदि शोषण किया जाता था तो उनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे और यही जमींदार और किसानों का विद्रोह कई बार मुगल सत्ता के लिए बहुत हानिकारक साबित हुआ। अकबरनामा और आईने अकबरी। इस चित्र में अकबर बादशाह और अबुल फजल दिखाए जा रहे हैं। अबुल फजल अकबरनामा अकबर बादशाह को दे रहे हैं। अकबर के करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को अकबर ने आदेश दिया कि मेरे शासनकाल का इतिहास लिखा जाए और अबुल फजल ने अकबरनामा तथा आईने अकबरी के रूप में अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखा है। अकबर की नीतियां नजदीक से एक नजर। प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और उनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहते थे। सूबे के प्रशासक सूबेदार कहलाते थे और राजनीतिक तथा सैनिक दोनों ही प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी भी होता था जिसको दीवान कहा जाता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का भी सहयोग प्राप्त होता था, जैसे बख्शी सैनिक वेतनाधिकारी, सैनिकों को वेतन देने का अधिकारी, सदर धार्मिक कार्यों को करने वाला मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल नगर का पुलिस अधिकारी होता था। जागीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। मेहरुन्निसा ने 1611 में जागीर से विवाह किया और उसी के बाद उसका नाम नूरजहां पड़ा। नूरजहां ने अपने पति जागीर के प्रति अत्यधिक वफादारी की और उनके राज कार्य में भी बहुत सहयोग दिया, जिसमें नूरजहां के सम्मान में जागीर ने चांदी के सिक्के जारी किए और जिनके एक तरफ रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ लिखा गया था। अकबर के समय में बड़ी सेना थी जिसका संचालन करने में बहुत सा राजस्व खर्च हो जाया करता था। जब तक मनसबदार वफादार होते थे वे सफलतापूर्वक साम्राज्य के कार्य में सहयोग प्रदान करते थे, परंतु जब उनकी वफादारी बदल जाती थी तब वे ही राज्य के लिए कमजोर कड़ी साबित होते थे। 1570 में अकबर ने फतेहपुर में इस्लाम धर्म के जानने वाले उलेमाओं, हिंदू धर्म के ब्राह्मण, पादरियों और दूसरे धार्मिक विद्वानों के साथ चर्चा की और उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति धर्म के प्रति अधिक अंधविश्वास रखता है और कट्टरता दिखाता है वह समाज के लिए हानिकारक होता है और अपने धर्म के अनुयायियों के लिए भी घातक साबित होता है। अबुल फजल ने सुलह कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और इसी शासन के सिद्धांत को जागीर और शाहजहां ने भी अपनाया। 17वीं शताब्दी में और उनके पश्चात मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई।
विदेशी यात्रियों ने इसे ऐसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में हुआ करता था, परंतु इन्हीं यात्रियों ने अपने वृत्तांतों में भारत की दरिद्रता के बारे में भी लिखा। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों से हमें पता चलता है कि भारत में बहुत कम मनसबदार ऐसे थे जिनको स्वयं और उनके सवारों के वेतन के रूप में लगभग 61% राजस्व दिया जाता था और शेष मनसबदारों को बहुत कम वेतन प्राप्त होता था, जिससे उनका जीवन भी बहुत मुश्किल से चलता था। उस समय इतनी अधिक महंगाई थी कि किसान और शिल्पकारों के पास अपना खर्चा करने के बाद कुछ शेष बचत बचती ही नहीं थी और वह मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे। इसलिए मुगल काल में बहुत से मनसबदार मुगलों से बार-बार स्वतंत्र होने के लिए संघर्ष करते रहते थे और स्वतंत्र होते रहते। 16वीं शताब्दी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा और रानियां हुई, जिनमें तुर्की के सुल्तान सुलेमान, इंग्लैंड की शासक रानी एलिजाबेथ, ईरान के शासक शाह अब्बास और रूसी शासक जार इवान, जो इवान द टेरिबल के नाम से कुख्यात था, हुए हैं। धन्यवाद। भारत में मुगल कालीन समय में जो महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई, उनमें से एक इमारत थी दिल्ली का लाल किला। हम आपको 3D चित्र के माध्यम से दिल्ली के लाल किले के बारे में बताएंगे। यह वही लाल किला है जिसके प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री 1947 से अभी तक भारत की जनता को संबोधित करते हैं तथा 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करते हैं। यह सभी भारतीयों के लिए एक ऐतिहासिक एवं गौरवशाली इमारत है। यह है दिल्ली का लाल किला। यहाँ से ये गेट है जिससे आजकल हम इसके अंदर जाते हैं और पूर्व समय में भी यही इसका मुख्य गेट हुआ करता था और इसके यहाँ इस प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री संबोधन करते हैं तथा बाहर यहाँ पर इस पर लोग बैठ जाते हैं। यहाँ पर इस मैदान या इस गेट के अंदर से यहाँ आने के बाद हम यहाँ दिल्ली का लाल किला देखने के लिए अंदर जाते हैं। यहाँ से अंदर आने के बाद यहाँ से होते हुए और हम लोग यहाँ पर पीछे की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर के दीवाने खास और दीवाने आम हैं तथा रानियों के महल हैं। इन सभी पर आज पुरातत्व विभाग एवं सेना का अधिकार है और वही इन इमारतों का प्रयोग करते हैं। ये देखेंगे आप, ये इमारतें सब यहाँ पर और इस प्रकार से आप पूरी प्राचीर को देख सकते हैं। अंदर की तरफ से इतनी ऊंची एक प्राचीर बनी हुई। ये यहाँ से गेट से हम आए थे और ये पूरी दीवार चारों तरफ बनी हुई है। दीवार आ जाती है यहाँ से ऐसे होते हुए प्राचीर से। ये था दिल्ली का लाल किला जो कि बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक है। इस किले को आप सब लोग पहचानते होंगे। यह दिल्ली का लाल किला है। यह 1785 में दिल्ली के लाल किले को किस प्रकार से बनाया जाएगा इसका नक्शा बना हुआ है। यह भी लाल किले का मानचित्र है। यह लाल किले के अंदर का जो बहुत सुंदर संगमरमर के पत्थर से बना हुआ तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के समय में लाल किला के प्राचीर से जनता को संबोधित कर रहे हैं। यहाँ से झंडारोहण किया जाता है। इस चित्र में आप और बेहतर तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी झंडारोहण कर रहे हैं। भारत के गणमान्य लोग और विदेशों से आए हुए अतिथि बैठे होते हैं। साथ ही भारत के कोने-कोने से आए हुए लोग यहाँ सामने बैठते हैं और ये देखिए कितना सुंदर चित्र विद्यालयों के छात्रों और स्काउटों के द्वारा बनाया गया है। धन्यवाद।